जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम हम लोग तमाम चीज़ों को बता रहे थे अपने दर्शकों को कि भाई जो डील है उसको लेके क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, हमने बताई थी। कृषि को लेकर यहाँ पर है, यहाँ पर डेयरी को लेकर, पोल्ट्री को लेकर। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि जो विस्की से, बेवरेजेस से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, जो कि रिपोर्ट्स कह रही हैं यहाँ पे कि जो मार्केट शेयर है अमेरिकन का वो 0.01% है आसपास। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने कोशिश करी यहाँ पे क्लैरिटी देने की। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ मैम, मार्केट्स को लेकर इसको कैसे देखा जाए, जो गैप अप है क्या उसको चेज करना चाहिए यहाँ पर या नहीं करना चाहिए यहाँ पे। दूसरी चीज़, निफ्टी बैंक पर आपका क्या नज़रिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 60,000 पर जो ओआई है वह चाहे वो कॉल राइटर्स के हिसाब से या पुट राइटर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, उसको पार करने में बार बार दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो इस लिहाज से कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत सारे न्यूज फ्लो है मार्केट में और एक रिलीफ थोड़ा सा जो हमको फिलहाल दिख रहा है। दो अच्छी बातें हुई इस बीच में, इस हफ्ते में बोल सकते हैं, इस वीकेंड में, वीक के दौरान में थोड़ा सा एक्सक्यूज मी थोड़ा सा बाइंग की तरफ एपीआईज की पोजीशन दिख रही है, बट इसको पूरा एब्सोल्यूट नहीं मानना है। लेकिन मार्केट में जो एक प्रेशर बढ़ रहा था उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है फॉर द टाइम बिंग। तो ये हमें हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को प्लान करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। रीजन, आप 200 दिन के बहुत नजदीक हो, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज अमूमन जो है एक मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल नहीं माना जाता है। नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते में एक पूरी दिशा या फरवरी एंड होते होते क्या दिशा मार्केट में, इस ट्रेड जो इंटरिम ट्रेड डील मोस्टली अभी बातचीत हो रही है एंड होप सो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाए, ऑन पेपर भी हो जाए। तो इसके चलते आपके कुछ सेक्टर्स जरूर है जो सेंटीमेंट्स के चलते, या फिर आप जो बाइंग यहाँ पर दिख रही है डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपी थोड़ा सा मजबूत होते हुए दिख रहा है, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है हमको शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बूस्टिंग के लिए जरूर मिलने वाला है। सो अगर आप इस चीज को एनालाइज करके थोड़ा एक ट्रेड प्लान करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोनों ही इंडेक्स पर आज की डेट में आपको कॉल के ट्रेड मिल सकते हैं इंट्राडे में भी। सो मोस्ट लाइकली आज तो हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, लाइकली 50 आधे % लेकर के 0.25% हो सकता है कि हम गैप अप ओपन हो। तो ये समझ के चले कि आज अगर आपको निफ्टी, मैं दोनों के ही भाव बता देती हूँ, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के भी। आज अगर आपको निफ्टी इंट्राडे में लगभग 25,000 एनीवेज 25,600 और 630 के आसपास मिल जाती है, यानी जो गैप अप हुआ उस गैप अप के बाद में फिर से फ्लैट जोन के आसपास अगर वो आ जाती है, सो देयर आप एक लॉन्ग ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से, या फिर एक्सपायरी का भी अगर आप वीकली एक्सपायरी का भी रख रहे हैं उसके हिसाब से भी। जहां पर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए, इट शुड बी जस्ट 25440, यानी 25,440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एंड इसके अगेंस्ट में जो टारगेट आप देख पाएंगे कम से कम 25,900 के लगभग का एक पहला टारगेट, जो लगभग बात करेंगे तो 300 से 250 पॉइंट का है। दूसरा टारगेट आप लगभग एक 26,000 के आसपास का, एब्सोल्यूट 26,000 नहीं, लेकिन 26,000 के आसपास का भाव आप टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। तो नंबर को नोट कर लीजिए, जैसे ये भाव अगर आता है तो यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड जरूर प्लान किया जा सकता है आज इंट्राडे के मायने से भी और बीटीएसटी के मायने से भी। ठीक है मैम। और दूसरा है आपका, जी प्लीज मैम कंटिन्यू मैम। जी यस थैंक यू। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी सी बात अभी पिछले हफ्ते भी हुई कि 58,000 के नीचे किसी भी दिन क्लोज नहीं हुआ। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट सिग्नल कि यहाँ से ज्यादा लोग 58,000 के नीचे इसको एक्सपेक्ट नहीं चाह रहे उसको क्लोज होना। और दूसरी एक और बात है कि आज की डेट में अगर आप एक कोई भी कॉल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड एंड छोटा है। सो सिंपल वर्ड में आज भी अगर आपको हमारा बैंक निफ्टी 60,000 के आसपास मिले, कल की मार्केट क्लोज हुई है 60,120 पर, 60,000 के आसपास कल के फ्लैट जोन में अगर हमको बैंक निफ्टी मिल जाए तो वहां से एक लॉन्ग ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस हम रखेंगे सिर्फ यहाँ पर पॉइंट वाइज बड़ा है, क्लोजिंग बेस पर आपका जो मूविंग एवरेज है 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसी को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो 59,500 क्लोजिंग बेस इंटरडे पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड यहाँ से जो मिनिमम एंड पॉसिबल टारगेट आपको देखने हैं वो 60,700 से लेकर के लगभग 61,000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये ट्रेड जो होगा ये बहुत फास्ट मूवमेंट के तौर पर ये ट्रेड बन सकता है, तो इस पर नजर बना करके जरूर रखिए। अब ये तो हो गया प्राइस चार्ट की बात। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स अभी आपको मूवमेंट के तौर पर मिलेंगे जिनकी बात इस इंटरिम ट्रेड डील के बेस में हुई है, चाहे वो आपका एग्रो हो, चाहे वो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, या फिर आपका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर है जैसे कि अवंती फीड हो गया, या फिर आप जो श्रिम्प्स वाले, यस
तो इन सारे प्रोडक्ट्स पर आप फिलहाल की इन सारी कंपनीज पर आप नजर बना करके रख सकते हैं। जहां पर भी आपको बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, अभी मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी सिंपल दे देती हूँ आपको कि जो स्टॉक्स इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अगर वो ओवरसोल्ड मिले, हम लोगों ने पिछले वीक में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, ओवरसोल्ड को कहां पर हम बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी को एनकैच करना है। जितने लोगों ने वो देखा बढ़िया, बट उसी के चलते, उसी स्ट्रैटेजी के चलते आपको जो भी स्टॉक्स ओवरसोल्ड दिखे, सेक्टर से सस्ते दिखे, प्राइस पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से और नजदीक कोई और सपोर्ट नहीं है, वहां पर आप मतलब इट्स लाइक अ बिल्कुल पेन पॉइंट जहां पर दिखे, वहां पर आप बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी रिबाउंड के तौर पर भी अच्छा खासा अपसाइड बन जाएगा, जबकि रिस्क बहुत छोटा रहेगा। ठीक है मैम, तो ये आपने क्लैरिटी दे दी। और बहुत सारी देखिए आज जो तेज़ी बनी है इसके पीछे 3 वजह है, मेनली 2-3 वजह तो देखिए दिखती है साफ तौर पे। जो यहाँ पर जो है हम लोगों को देखा ट्रेड डील को लेकर जो क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पे नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं निफ्टी के 2 कंपनियों के। अगर हम नतीजे देखें यहाँ पे टाटा स्टील और एसबीआई, मैं रिलायंस के ऊपर भी आऊँगा क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं रिलायंस के ऊपर। मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई रशियन तेल जो है लेना बंद कर दिया और उसके बाद टैरिफ हट गया, तो इसके ऊपर कैसे समीकरण बनेंगे। लेकिन एसबीआई के नतीजों की बात करते हैं। सबसे पहले एसबीआई के नतीजे कैसे रहे ये दर्शकों को बताते हैं यहाँ पे। और आप ये देखिए जो स्थिति थी, नतीजों को देखिए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 24% बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप एनआईए के आंकड़े देखें यहाँ पर तो आप ये देखिए कि करीब 9% का जंप है यहाँ पे। ग्रॉस एनपीए की स्थिति देखें तो काफ़ी सुधरती हुई देखिए, 1.73% से घटकर ये 1.57% पर आ गया है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये देखें नेट एनपीए देखें तो 0.4% से घटकर 0.39% आ गया। मैम इसमें जो रिजल्ट्स की बात है ये चीज़, लेकिन 2 चीज़ मैं और बताता हूँ अपने दर्शकों को यहाँ पर। जो मेन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैम जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको लेकर जो गाइडेंस आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो बहुत बढ़िया आई है। पहले जो था वो एक लेवल मान के चला जाता कि 12 से 13% के आसपास आएगी, लेकिन अब जो है 13 से 15% की उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पे। और इसके अलावा जो एनआईए को लेकर भी जो है वो एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी तेज़ी की बात की जा रही है यहाँ पे, जो आगे के हिसाब से जो दूसरे आने वाले क्वार्टर्स के हिसाब से भी देखा जा रहा है। मैम एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि मार्केट कैप से हिसाब से देखें तो आज मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई का मार्केट कैप भी इससे आगे ये जो है इसको पार कर लेगा। दूसरी चीज मैम, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी बनी, लेकिन इस स्टॉक्स में धीरे धीरे करके स्टैगर मैनर में तेजी बनी है, लेकिन उतनी रफ्तार पकड़ता हुआ नहीं दिखा। कैसे प्ले करना चाहिए आज इस रिजल्ट के बाद इसको? ठीक है, तो देखिए रिजल्ट के बाद पहले तो आप ये समझ लीजिए एक ही स्टेटमेंट में, एसबीआई इज रियली समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। सो ट्रेड की जगह अगर आप इसमें एक पोर्टफोलियो के माइंडसेट से, क्योंकि इस पूरी वोलेटाइल मार्केट में एसबीआई ने ना सिर्फ न्यूज के चलते एक पिकअप पकड़ा है, बल्कि वैल्यूएशन वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि जहां पर वैल्यूएशन की बात आती है तो इनकी जो बुक्स है, पीएसयू की बैंक्स की जो बुक्स है वो बहुत ही सुधरी हुई बुक्स थी एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। तो वो एक मजबूती वाली जो चीज थी ना, वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अभी भी आगे भी पसंद आएगी, क्योंकि कुछ वहां पर स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं बदला, इंप्रूवमेंट ही है। अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड के लिए पहले आज इंटरडे के बाद आपको एक भाव बताती हूँ जो मुझे लगता है कि आज अगर आपको 10,050 के आसपास ये मिले, कल का सेशन क्लोज हुआ था 1066 पर, मोस्ट लाइकली है, मैं एक अगर मिल जाए 10,050 क्यों लग रहा है, ठीक है, 1050 के आसपास अगर ये आपको मिल जाए तो आज आप वहां से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप ऑप्शन में ट्रेड करें, फ्यूचर्स में करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा आपका 1035 का। एंड जो पॉसिबल टारगेट अपसाइड के लिए होंगे वो 1085 से लेकर के आपको लगभग 1100 का टारगेट आपको दिख सकता है। और ये स्विंग ट्रेड है, मतलब मैं सिर्फ ये व्यू फरवरी तक का ही आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये जो प्ले आपको करना भी है वो फरवरी सीरीज का ही है, मार्च में नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक भाव अगर मिल जाए तो एक गुड टू हैव जो एक प्लान है, तो भाव जो है मेरी नजर में मुझे लगता है कि अगर ये हमको 1040 और 1030 के आसपास अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज फ्रॉम हियर हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट भी होगा वो भी 1100 का होगा। और जो एक लॉन्ग टर्म का टारगेट, मतलब लॉन्ग टर्म में भी 6 महीने से लेकर के मिड टर्म यानी और अप टू 1 ईयर के लगभग का जो एक भाव बन सकता है आसानी से टारगेट, वो लगभग 1100 और 1250 के भाव हमको आ सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड, करंट प्राइस से भी लगभग आपका 7% से 20% की अपसाइड मूवमेंट
बाकी है, लेकिन खरीदना डिप में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो खरीदने की कोशिश डिप में ही करिए, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बने। रही बात स्टॉप लॉस, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज करो। इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसी को आपका इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा। एज ऑफ नाउ 988 यानी 988 रुपए शुड बी क्लोजिंग बेस्ड इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, विच इज अनलाइकली कि इस महीने में हिट हो। तो आपको चांसेस बनेंगे कि 1100 का जो टारगेट है वो पहले मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। देखिए, इस समय मैं आपके सवाल भी कोशिश करता हूँ लेने की, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बाजार जो है रिएक्ट करेगा क्यों, कैसे करेगा रिएक्ट। यहाँ पर 200 पॉइंट्स की जो रैली दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उसके पीछे के लॉजिक क्या है और आगे के लिए कैसे इसको प्ले करना है, इसलिए हम लोग जो है तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आपके सवाल मिस हो, लेकिन उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन एक मैं नागराज जी का एक सवाल लेता हूँ। कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग हर्ष जी अम्बाला मैम, BCCL में इंटरडे कर सकते हैं लेवल, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बता दीजिए। मैम, ये तो भारत कुकिंग कोल की बात कर रहे हैं, नतीजे तो काफी खराब रहे, लॉस मेकिंग हो गई सीधा कंपनी प्रॉफिट से। क्या करना चाहिए इंटरडे के लिहाज से? इंटरडे के लिहाज से इसमें हाथ मत डालो। और दूसरा चीज, कोकिंग कोल को लेकर के यूएसए के साथ भी जो अगर टाई अप हो रहा है, तो इसके लिए फिर ये कंसर्निंग बात हो जाएगी, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो उड़ीसा या फिर जो दूसरे रीजन से कोकिंग कोल आता है, तो दिस इज गोइंग टू बी थोड़ा सा डिमांड, क्योंकि डेफिनेटली इसमें अनडाउटली है कि अफ्रीका यस, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो कुकिंग कोल है, जो यूएस रीजन का जो कुकिंग कोल है, वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ जीसीबी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोल लीजिए उसको, सिंपल, जो लोग नहीं समझते। लेकिन इंडिया की कोल में कंपैरिजन की अगर बात करें तो वो जीत जाएगा, ये बात सच है। सो फिलहाल के लिए अगर आपको इंटरडे प्लान करना भी है, जस्ट मार्क अ नंबर। आपको एक इंटरडे का ट्रेड करना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी इफ यू वांट कि अगर 35 रुपए पर आए, आज 37 पर पिछला सेशन क्लोज हुआ है, 35.70 35.80 के आसपास अगर आ जाए तो वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। ये सिर्फ स्विंग ट्रेड में बता रही हूँ। बाकी स्टॉप लॉस 34 का मेंटेन करके पॉसिबल टारगेट 38 से लेकर के 42 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग लॉन्ग है, फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू जस्ट होल्ड इट। इसमें कुछ भी एज सच अभी बदला नहीं है, जो इसकी पोटेंशियल है वो अभी भी ठीक ठाक है। हालांकि रिजल्ट खराब है, उस रिजल्ट के चलते इसमें गैप, इसमें जो है 35.70 के आसपास का रेट आ सकता है जी। तो चलिए, नतीजे बहुत खराब है, कंपनी सीधा आप देखिए अच्छा खासा लॉस में आई है, प्रॉफिट से कंपनी अगर साल दर साल के हिसाब से देखें। मैम, मैं टाटा स्टील के नतीजों पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिलायंस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल रिलायंस के ऊपर भी हैं। अब मैम देखिए, डील के ऊपर क्लैरिटी हो गई कि भाई यहाँ पर रशियन ऑयल नहीं खरीदा जा रहा, जो बोला। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक ना हाँ कहा गया है ना कहा गया है, और सरकार की तरफ से ये अभी तक बात निकल के आई है कि भाई ना हम रुक गए हैं ना हम खरीदे, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने की बात है। अब जो रिलायंस की जो रिफाइनरीज है मैम, वो वेनेजुएला के तेल को लेके वो जो है स्थिति वो कर सकती हैं यहाँ पे रिफाइनिंग, उनकी इस तरह की कैपेसिटी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों की नहीं है मैम ये कैपेसिटी। दूसरी चीज़ मैम, यहाँ पर रशियन ऑयल जब भी आता था मैम, एक तो दाम कम थे उसके, ठीक है, पहले के हिसाब से तो बड़े हैं काफ़ी, लेकिन मैम दो चीज़ें थी, एक तो वो खुद ही यहाँ पर भिजवा देते थे, एक कॉस्टिंग बचती थी, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर था वो भी काफ़ी कम था। लेकिन और जगह पे आप देखिए, इंश्योरेंस जो होता है, जो शिपिंग का तमाम तरह की चीज़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन जो है वो क्रिएट करता है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, रिलायंस समेत जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ और भी दूसरी जो आप इस रडार पर रखना चाहें, कैसे देखना चाहिए? क्या आने वाले दिनों में इसका असर है? क्या रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है? क्या दबाव दिख सकता है या नहीं दिख सकता मैम? दबाव तो देखियो, हर चीज सिर्फ इतना ही बोल सकते हो कि अभी भी केमिकल एंड रिफाइनरी का, ऑयल एंड रिफाइनरी का रिजल्ट उतने एक्सपेक्टेड नहीं थे जितने कि होने चाहिए थे, क्योंकि डिस्काउंटेड तो मिल रहा था। तो डेटा वाज नॉट उतना तो अच्छा नहीं दिखा जो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी रिलायंस के, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर निश में, मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल से। बाकी तो इनका बिजनेस अलग अलग स्ट्रीम से आता है, तो उसको एक डीप डाइव करके जरूर देखना पड़ता है। बट कमिंग बैक, वापस आते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, जो हेवी क्रूड है, सबके पास में वो उतना, जो इंडिया में रिलायंस है, एमआरपीएल, कुछ एक ही कंपनीज है जो इसको रिफाइनरी कर सकती है। तो यस, ये अगर आता भी है तो जो बिगर एडवांटेज जिसको मिल सकता है वो रिलायंस ही होगा। बात अब ये है कि अगर ये महंगा क्रूड आता है तो रिलायंस के साथ साथ कितनी कॉस्ट इन्फ्लेशन, कितना कॉस्ट इंक्रीमेंट हमारे बाकी सेक्टर, क्योंकि एनर्जी समथिंग जो हमारे लिए एक सभी के लिए एक्चुअली एक बेस क्रूड, एक बेस एनर्जी का काम करती है। तो अगर वो महंगी हुई तो डेफिनेटली चीजों की कॉस्ट जो है महंगी होगी।
तो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स जो है वो महंगे हो सकते हैं। सो अगर ये महंगी डील होती है तो ये अगर कॉस्ट जैसे कि आपने बताया इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स थोड़े से इंक्रीज प्राइस पर आते हैं वहां से, बहुत सारे रीजन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो मेनी थिंग्स। तो यस, इसका असर थोड़ा सा नंबर्स पर दिखेगा, बट ये ऐसा प्रोडक्ट है मतलब कि इसको ना ये कॉस्ट को, इस इंक्रीज प्राइस को पास ऑन कर सकते हैं। सो एंड यूजर की तरफ ये पास ऑन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता, लेकिन आगे वो पास ऑन होगा इतना मुझे लग रहा है। तो अभी रिलायंस के स्पेसिफिकली, क्योंकि इसके पास प्राइस पास ऑन करने की वो एक पावर होती है ना, हर एक प्रोडक्ट में एक अलग अलग नेचर होता है कि आप कितना प्राइस इन्फ्लेशन को पास ऑन या प्राइस डिस्काउंट को प्राइस इन कर सकते हो। तो वो यहाँ पर दिखता है कि पास ऑन इजीली हो जाता है वो। अब बात करते हैं कि हम रिलायंस में करें क्या, बाय करें या नहीं करें। देखिए सिंपल स्ट्रैटेजी आप पहले तो ये समझ लीजिए, रिलायंस के लिए एक स्ट्रैटेजी, थंब रूल वाला स्ट्रैटेजी जो है, जब जब रिलायंस अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आया है, इसने बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं दिखाया, हद से हद। मतलब अगर आप कुछ बुरे समय की बात करें तो अप टू 25%, और अगर आप एक नॉर्मल समय की बात करें तो लगभग 10-12%। और आज जब वापस से रिलायंस एक नीचे आया था लगभग 1340 के आसपास, वापस से अभी 1450 पर चला गया है। सो जो लोग यहां बाय करने का प्लान कर रहे हैं, आपको मेंटली एंड फाइनेंशियली इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि अगर आप आज पैसा लगा रहे हो तो रिलायंस में आपको अगले 10 से 12% के डिस्काउंट पर, मतलब 1440 पर खरीद रहे हो तो 10% के डिस्काउंट पर सिप करना पड़ेगा या फिर एडिशन करना पड़ेगा। तो ही इसमें आज की डेट में पैसा लगाइए। अदरवाइज सिंपली अगर मैं बोलूं तो आज की डेट में पैसा नहीं भी लगाएं तो चल जाएगा। रही बात कि कहां पर खरीदारी करें, एज क्लोज टू, वापस से एक बार आपको लकी होंगे आपको वापस प्राइस मिल जाए, एज क्लोज टू आपको 1350 पर अगर आपको मिले तो वहां पर डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ बाइंग रिलायंस। रही बात ट्रेडिंग की, कि आपको इंट्राडे या 2-3 दिन का ट्रेड प्लान करना है, तो बस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए विच इज 1410, 1410 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं जिसमें कि 1470 और 1485 रुपए के टारगेट आपको दिख जाएंगे। ऑप्शंस में प्ले करना है, फ्यूचर्स में करना है, कैश में करना है, इट्स योर चॉइस, बट ये स्विंग ट्रेड का व्यू है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी नजर में 1350 का फिर से वेट करना चाहिए। चलिए मैम ने लगे यहाँ तो सारी स्ट्रेटजी आपके सामने रख दी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर, और बहुत सारे दर्शकों के भी सवाल हैं। जैसे एक रामचंद्र जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या किया जा सकता है? प्राइस बाइंग जो है 267 रुपये है, होल्ड करें या सेल करें? मैं इस पे जाऊं मैम, इससे पहले एक बार दर्शकों को बताता हूं कि आज रिजल्ट किसके आने हैं, क्योंकि अपोलो माइक्रो सिस्टम भी शायद है आज लिस्ट में। एक बार हम लोग स्क्रीन पर दिखाए थे किस किस के नतीजे हैं आज, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके और वो अपने स्टॉक्स पर रडार पे रखें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग वो तो स्टॉक ये देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस के नतीजे आ जाएंगे, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के आएंगे, अरविंदो फार्मा के आएंगे, ग्रेफाइट इंडिया के आएंगे, ज्योति लैब्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे, केपीआर मिल के आते हुए दिखेंगे यहाँ पे, रैमको सीमेंट है, टेक्समोको रेल है, ट्राइडेंट, जाइडस लाइफ, ये तमाम नंबर्स हैं। खासतौर पे आज को आपको फार्मा स्टॉक्स जरूर रखने चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जेनरिक जो फार्मा है वो पूरी तरीके से बाहर है इस चीज से। तो ये जो चीजें हैं ये आप जरूर ध्यान रखिए। मैम क्या सलाह रहेगी अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर यहाँ पे रामचंद्र जी की जो दुविधा है? ओके, इनकी बाइंग है क्या कुछ ऑलरेडी? इन्होंने 266 पे बाइंग कर रखी है मैम, होल्ड करें या सेल करें ये कह रहे हैं। ओके, तो देखिए पहले तो आप एक स्टॉप लॉस पहले समझ लीजिए। आपकी बाइंग ठीक है, बहुत ज्यादा दूर की नहीं है इस स्टॉक के लिए, 15% का रेंज इज क्वाइट ओके। तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए 215 रुपए क्लोजिंग बेस्ड। अगर किसी दिन ये 215 के नीचे क्लोज करता है देन यू नीड टू थिंक ऑफ एग्जिटिंग इट, बट एज ऑफ नाउ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, नो फ्रेश एडिशन रिक्वायर्ड। और रही बात आपको टारगेट, तो 285 से लेकर के आपको लगभग 305 रुपए के दो भाव आपको दिख जाएंगे, और नजरिया भी सिर्फ 3 महीने का ही रखो। 3 मंथ्स में भी अगर आपको आपके भाव दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 7-8 महीने का प्रॉफिट 3 महीने में हो रहा है, तो आप उसको निकाल के चाहें तो रख सकते हैं। और वापस पुल बैक अगर आता है लगभग आपका 260 के पास में, तो री एंट्री वापस कर सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस 215, सेम टारगेट 305 ऑनवर्ड्स अप टू 320। तो आपको अभी अप टू 3 मंथ क्या करना है आपको पता चल गया, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको हो जाती है उसके बाद भी क्या करना है, नाउ यू नो इट। रही बात कि आज की डेट में जो लोग फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि कम से कम 235 एंड लाइकली है कि 235 के आसपास 10 रुपए और 5-6 पॉइंट और
डिस्काउंट पर मिल जाए तो खरीदारी का व्यू रख सकते हैं। 235 मिले, 230 मिले, इट्स फाइन। स्टॉप लॉस 215 का क्लोजिंग बेस पर ही रखिएगा और टारगेट आप 285 से 305 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग भी। तो अभी के लिए इट्स शॉर्ट टर्म बेट, आप इसको बिल्कुल अभी के लिए ट्रेड के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील के नतीजे आते हुए देखे, और ये देखिए दो बेसिकली निफ्टी कंपनी के नतीजे हैं जिसमें हमने एसबीआई पे चर्चा करी, अब टाटा स्टील के ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है यहाँ पर करीब 723% जंप दिखाता हुआ दिखा है। यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें 6% का जंप है। यहाँ पे एबिटा की बात करें 38% का जंप है, और एबिटा पर टन जो है वो 12,000 के आसपास आता हुआ दिखा है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें और जो समझने वाली बात है यहाँ पे, इसमें एक तो ये देखिए कि प्रोडक्शन जो है वो और करीब साल दर साल के हिसाब से 12% बढ़ता हुआ दिखा है। भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि कंपनी देखिए यूके में और नीदरलैंड में सब जगह पर है यहाँ पे, तो भारत की बात करें तो 12% बढ़ता हुआ दिखा है, डिलीवरी 14% बढ़ते हुए दिखी है। इसके अलावा अगर आप ऑटोमोटिव सेगमेंट में जाए तो वहाँ पर भी वॉल्यूम में जो है वो 20% का जंप दिखाता है यहाँ पे। यूके और नीदरलैंड में जाए तो एक चीज़ जो है वहाँ पे जो सीक्वेंशियल के हिसाब से देखें तो डिलीवरी जो है वो घटी है, यहाँ पर मांग कमज़ोर थी, इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला। लेकिन अगर आप नीदरलैंड के थोड़ा सा और जाएँ यहाँ पे तो रेवेन्यू जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे, और यूके में भी रेवेन्यू में जो है वो बढ़त आई है। मैम कैसे देख रहे हैं नतीजे, और कंपनी की जो कमेंट्री है वो आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है? यस, तो देखिए डेटा के साथ आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन जो कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की वो बहुत ही आगे के सेंटिमेंट्स को, और अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो तो उसको एक दिशा देती है। तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको करना क्या है, क्या इनके साथ इनलाइन हो या नहीं हो। तो यस, इट हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, कंप्लीशन के ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं जो भी इन्होंने कमेंट किया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक टर्न रियल ग्राउंड पर वो चीजें होती हुई दिखती हैं। सो सेइंग दिस, टाटा स्टील अभी भी मुझे एक पॉजिटिव बेट ही लगता है। हालांकि एक डिस्क्लोजर मैं फिर से देती हूँ कि जिन लोगों ने टाटा स्टील हमारे कहने से पहली बार मतलब अक्टूबर में नवंबर में बाय किया होगा, फॉर दोज पीपल इट इज ऑलरेडी अ वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पर हैं। मतलब वेरी करता है 15 के या 20 के, आपकी किस रेंज की बाइंग है, क्योंकि 2-3 बार बाइंग में आया। बट आगे क्या, तो 200 रुपए का टारगेट आज गैप अप ओपनिंग लग रही है। 200 रुपए आज फाइनल टारगेट जो दिया था आपको मार्च तक का, वो फरवरी में ही हो जा रहा है। सो यू शुड बी हैप्पी। तो आप अपने प्रॉफिट को, आप दो तरीके हैं कि आपको एक साल का जो प्रॉफिट है वो आपको 3 महीने में 2 महीने में मिल गया तो आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। बट जो आउटलुक है जो आउटलुक है स्टील इंडस्ट्री को लेकर के स्पेसिफिकली, इट्स वेरी वेरी ब्राइट, क्योंकि आयरन और के नए रिजर्व्स जो इंडिया में मिले हैं, इससे न सिर्फ जो कॉस्ट है वो घटेगी, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को एक और चीज जो हमने पिछले दिनों में पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ऑब्जर्व किया है कि डोमेस्टिक स्टील डिमांड को सस्टेन्ड रखने के लिए इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसमें कि उन्होंने एंटी डंप ड्यूटी किया स्टील के ऊपर फ्रॉम द चाइना एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो हो सकता है कि आगे भी इस चीज में एक जो एग्रेसिव प्रोटेक्शन बायस गवर्नमेंट का हमको आगे भी दिखेगा। सेइंग दिस, आगे के लिए टाटा स्टील जो मुझे लग रहा है, अगर आप पहले से हैं तो भी होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग बनाने का प्लान करें तो स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, बिकॉज यू आर लेट बाय चांस एनीवेज। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पर 178 का। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं आज की मार्केट में, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। बट आपके जो टारगेट है थोड़े श्रिंक छोटे होंगे, जिसमें कि 215 से लेकर के ये होगा आपका लगभग मार्च तक का टारगेट 215। लेकिन अगर आप एक पूरे साल भर 26 का टारगेट आप ढूंढ रहे हैं 2026 एंड तक, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ बाइंग फॉर द टारगेट ऑफ 250, और ये पॉसिबल है। तो 178 रुपए का टारगेट, 215 से 250 के आपके दो टारगेट्स है। 178 रुपए का स्टॉप लॉस, आई बेग योर पार्डन, 178 इज द स्टॉप लॉस। 215 से 250 आपके दो टारगेट्स है, जो कि अगर आप मार्च तक देख रहे हैं तो 215, दिसंबर एंड तक देख रहे हैं तो 250 के भाव आप देख पाएंगे। सो फिलहाल के लिए इट्स अ लॉन्ग। अगर आप आज के इंट्राडे में कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो भी इसमें 190 रुपए का कॉल ऑप्शन आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। ठीक है मैम। मैम आखिरी सवाल बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, समय बहुत सीमित है मैम, क्योंकि हम लोगों ने अपने दर्शकों को पर्दे के पीछे वाला जो हमारा शो जाता है सैटरडे को, तो उसमें भी ये जानकारी दी थी यहाँ पर कि जो सरकार की तरफ से यहाँ पे जो ऐलान हुआ था बजट में, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बेसिकली पीएफसी के बोर्ड ने जो है वो आरईसी के साथ मर्जर को जो सैद्धांतिक तौर पे जो है वो मंजूरी दे दी है यहाँ पे। और ये जो चीज़ है मैम कि रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर ऐलान किया गया था यहाँ पे, अब उसी दिशा में बोर्ड जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखी, आगे की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी पकड़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर क्या करना चाहिए मैम, यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप?
ठीक है, तो पहले तो एक डिस्क्लोजर, पीएफसी में परसों हमने एक लॉन्ग कॉल ट्रेड ऑप्शंस में बाय कराया है मेंबर्स को, इक्विटी में भी। हालांकि एयू पर भी ये 2-3 बार आया, एयू में भी हमने इसको लॉन्ग ही पोजीशन रिकमेंड की थी एंड डिफरेंट प्राइस। और अभी भी जो मेरा इस पे आउटलुक है, मैं एनर्जी को लेकर के स्पेसिफिकली इस एक क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, कम से कम एक क्वार्टर, वैसे तो 2, लेकिन कम से कम एक क्वार्टर की बात करूं तो एनर्जी पर मेरा रुझान अभी थोड़ा ज्यादा है। तो रही बात पीएफसी स्पेसिफिकली, आई हैव अ लॉन्ग व्यू। मुझे जो व्यू लगता है अभी भी इसमें 420 का मेरे ख्याल से आज टारगेट गैप अप ओपनिंग हो रही है 1% से, हो ही जाएगा जो दिया था वो टारगेट। रही बात आगे क्या, तो आप इसको 450 और 500 के लिए होल्ड कर सकते हो तो करो, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है। तो रही बात की बाइंग कहां पर करें, अभी देखिए थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएगा आज के मार्केट में, तो वापस थोड़ा कूल ऑफ होने का चाहे तो वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फ्रेश लॉन्ग बनाना ही है आज की मार्केट में तो 380 का 380 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लो, और यहां से 435, 450 और 500 ये 3 टारगेट का वेट कर सकते हैं। एंड दिस व्यू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द, मतलब नॉट ओनली फॉर स्विंग, कैश में ही नहीं, आप इसको फ्यूचर्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो हेज करके आगे आप फ्यूचर में भी इसको अच्छा खासा अपसाइड का मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी जो क्वेश्चन भेजे हैं एसबीआई के ऊपर तो चर्चा कर लिया है हमने अच्छे से, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए रजत जी, आपको मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और मैम साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। यस, देयर वर मेनी स्टॉक्स हर्षी जो आज भी डिस्कस हुए, एंड पीएफसी जैसे, या फिर मतलब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर हमने अपने मेंबर्स को भी लॉन्ग व्यू रिकमेंड किया है, टाटा स्टील फॉर दैट मैटर, देयर वर मेनी एक्चुअली। बट रही बात स्पेसिफिकली इन माय पोर्टफोलियो, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में डिस्कस स्टॉक्स में से कुछ भी नहीं है, दैट इज अ डिस्क्लोजर, दैट्स ऑल। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए ही काम कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।